वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू वंस अगेन इन माय चैनल। हमने सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू किया था और हमने इनिशियल इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली थी। सेकंड क्लास में हमें शुरू करना था द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो लेट्स गो ahead with it. You have learned that cells are organized into specialized tissues and specialized organs. आपने ये सीखा है कि जो cells हैं वो organize होकर के tissues बनाती हैं, organs बनाती हैं और बाकी के functions को perform करती हैं। अब इनको अगर एक यूनिट की तरह काम करना है तो इनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से बात करना, अपने सराउंडिंग्स में कम्युनिकेट करने का इनके पास कैपेसिटी होना चाहिए। ये इंटरेक्शन सेल की बाउंड्री पे होती हैं, सेल की बाउंड्री से होती हैं। सेल की बाउंड्री से कैसे? कि मान लो हमारी कोई सेल है, हमारी कोई सेल, अगर ये इसकी बाउंड्री है तो सेल से कोई मटेरियल एग्जिट करेगा या सेल में कोई मटेरियल एंटर करेगा, वो केवल तब कर पाएगा जब सेल की जो बाउंड्री है, जो मेम्ब्रेन है, वो उसको अलाउ करेगी। सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे अमीबा है, अमीबा हम ड्रॉ करते हैं तो क्या बनाते हैं? बस ये हमने आउटलाइन बना दी, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया। अमीबा में हम इतना ही ड्रॉ करते हैं। अमीबा भी अपने सराउंडिंग्स के साथ मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है और अगर उनके एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस या कोई मैसेज आता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इतना सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी अमीबा अपने सराउंडिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट ऑर्गेनेल जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। बच्चे यू शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव अबाउट दिस वन डिटेल कि सेल मेम्ब्रेन का होना या ना होना किसी सेल को लिविंग या नॉन लिविंग बनाता है। ठीक है, जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटे। वायरसेस में सेंटर में कोई जेनेटिक मटेरियल और बाहर एक प्रोटीन की कोट। अब ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है। ये आपका इस तरीके से एक हेड के फॉर्म में प्रोटीन का कैप्सूल, अंदर जेनेटिक मटेरियल, आगे नेक और क्लॉज, किसी भी तरीके से वायरस ऑर्गेनाइज, किसी भी शेप में वायरस ऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन जो वायरस का जनरल पैटर्न होता है ना बेटा, वो यही होता है, जेनेटिक मटेरियल प्लस बाहर का प्रोटीन कोड। तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। बॉडी के बाहर, सेल्स के बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। किसी की सेल का एक्सेस अगर उसको मिल जाता है, अगर वो किसी की सेल को हाईजैक कर लेता है तो वो लिविंग की तरह पेश आता है। ठीक है, तो द टेक्स्ट सेज सेल मेम्ब्रेन वो थिन बाउंड्री है जो एक सेल को सराउंड करती है और इसके कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर बाउंड्री नहीं होगी तो सेल जो है वो अपना यूनिक फीचर खो देगी। सेल मेम्ब्रेन ये इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। और इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की ये जो मेम्ब्रेन होती है, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा। इसका मतलब ये है हर एक सब्सटेंस को ना तो एंट्री ना तो एग्जिट मिलती है। जिसको मेम्ब्रेन चाहेगी उसको सेल के अंदर आने देगी, जिसको चाहेगी उसको बाहर जाने देगी। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 के बारे में तो हम सब फेमिलियर होते हैं बेटा। ऑक्सीजन को सेल के अंदर आना चाहिए और CO2 को प्रोड्यूस होते ही सेल के बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा कहाँ पर होता है? बॉडी के सेल्स में भी होता है और लंग्स में भी ऐसा होता है। लंग्स में छोटे छोटे बैलून्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो एक सेल की मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे कैसे सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में देखते हैं क्या किया गया है। थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको पिक्चर देख करके लग रहा होगा। हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं जिसको हमने, एक को सेटअप 1 और दूसरे को हमने सेटअप 2 का नाम दिया हुआ है ना, बीकर 1 बीकर 2। दो बीकर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। उन दोनों बीकर में हमने क्या किया है, देखने से लग रहा है कि वी कट सम वेजिटेबल। ये बीकर ए आपका सेटअप हो गया, ये बीकर 2 आपका सेटअप हो गया। आपने क्या किया है,
आपने एक पोटैटो लिया है, उसको दो टुकड़ों में, रफली इक्वल साइज के दो टुकड़ों में काट लिया है, और उन दोनों पीसेस का आपने वेट को मेजर कर लिया है वेइंग बैलेंस में। अब एक पीस को आपने प्लेन वाटर में रखा है, और जो दूसरा पीस है उसको आपने 20% सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन में रखा है। एक बीकर में ये प्लेन वाटर है, और दूसरे बीकर में आपने, इसमें आप चीनी का घोल भी ले सकते हो, नमक का घोल भी ले सकते हो। आप इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें 1 घंटे के लिए, तो आपको इन टुकड़ों के साइज में एक विजिबल चेंज नज़र आएगा। और अगर आप इसका वेट मेजर करेंगे तो आपको उस वेट में भी फ़र्क मिलेगा, है ना। बीकर ए के अंदर जो पोटैटो होगा वो स्वेल हो जाएगा, और बीकर बी के अंदर जो पोटैटो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये जो पोटैटो है, पोटैटो ए ने अपने सराउंडिंग्स में से फ्रेश वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा गेन कर लिया, लेकिन क्योंकि पोटैटो बी को हमने सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर सोल्यूशन में रखा था, उन्होंने ऑस्मोसिस के द्वारा इसके अंदर के मॉइस्चर को, वाटर को बाहर खींच लिया। तो जब ऑस्मोसिस के द्वारा, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस जिसके द्वारा अगर सोल्यूशन या वाटर की मूवमेंट होती है, सेल के अंदर मूवमेंट होती है, तो हम कहते हैं एंडोस्मोसिस हो गया। और अगर वो सेल से बाहर चला जाए तो हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर व्हाट डू यू इन्फर, आपने इस बात से क्या रिजल्ट निकाला? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनके वेट में कैसे चेंज होना चाहिए? ए बीकर में जो पोटैटो था, टेक्स्ट में पढ़ रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ एक्टिविटी में क्या हुआ है। बीकर ए का साइज इंक्रीज हो गया, बीकर बी का साइज डिक्रीज, बीकर बी में जो पोटैटो था उसका साइज डिक्रीज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन थी ना, उसने वाटर की मूवमेंट को अलाउ कर दिया, लेकिन शुगर और सॉल्ट की मूवमेंट को अलाउ नहीं किया। जहाँ ज़्यादा पानी था वहाँ से लेस वाटर या लेस सॉल्यूट वाले एरिया में पानी की मूवमेंट हो गई। इस प्रोसेस को जब वाटर किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जब वाटर किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है बेटा, तो हम इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। राइट। आपने एक्टिविटी 7.8 ओके, जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ग्रेड 8 की ये जो नई किताब आई है क्यूरियोसिटी, आप लोगों ने ग्रेड 8 में ओल्ड सिलेबस पढ़ा है। डिफ्यूजन नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करके, कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड नहीं है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब वाटर मूव करता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की दोनों की डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट। एक और एक्टिविटी यहाँ पे आपको करके दिखाई गई है। इसमें हमने क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सेल जो है, ब्लड सेल्स हैं बेटा, आपको आरबीसी दिखाई दे रही है। इस सेल को सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखा है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीट्री डिश के अंदर, जो ये सोल्यूशन आप देख पा रहे हो, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये सोल्यूशन तीनों ही सॉल्ट के ले लीजिए या शुगर के ले लीजिए। ठीक है, पहले वाले सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन लिखा गया। आइसोटोनिक सोल्यूशन में आप बिफोर और आफ्टर आरबीसी का साइज देखिए, आपको दोनों ही सूरतों में आरबीसी का साइज सेम दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक आरबीसी के साइज में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब वाटर की मूवमेंट नहीं हुई है, या सॉल्ट सोल्यूशन की मूवमेंट, सॉल्ट सोल्यूशन मूव नहीं करता बट बेटे उसमें से जो सॉल्ट वाला पोर्शन है वो बाहर रह जाएगा, लेकिन उसमें से जो वाटर वाला पोर्शन है ना, वो मूव करता है। वाटर की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में। तो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में ये देखो, पीट्री डिश में से पानी, अगर अगर पीट्री डिश में से पानी आरबीसी के अंदर जाता तो आरबीसी को स्वेल हो जाना चाहिए था। अगर सोल्यूशन में बाहर, अगर ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से अगर आरबीसी के अंदर पानी जाता, आरबीसी को स्वेल हो जाना चाहिए था, जैसे यहाँ पे हो रहा है बेटा। इस आरबीसी को बिफोर को देखो और आफ्टर को देखो, आरबीसी का जो साइज है इट इज स्लाइटली बिगर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीट्री डिश में से पानी आरबीसी के अंदर चला गया। ऐसा तब हो सकता है जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो और आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। इसका अपोजिट सिनेरियो देखिए, अगर बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो ज़्यादा है,
तो वो आरबीसी में से वाटर को निकाल लेगा। एज अ रिजल्ट आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। तो बेटे जब हम दो सॉल्यूशंस का कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम अगर दो ऐसे सॉल्यूशंस को देख रहे हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो हम कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। अब दो सॉल्यूशंस में से जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। याद रखना है, सॉल्यूशंस की मूवमेंट या वाटर की सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आपने रख दिए हैं, मूवमेंट होगी हमेशा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डायग्राम गिवन है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ये पहले 11th क्लास में था, अब इसको 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है बेटा, 7 to 10 नैनोमीटर इस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है। नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन पूछा जाता है बेटा। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछ रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी है। लिपिड्स फैट्स को कहते हैं बेटा। और ये जो मॉडल का डायग्राम आप देख रहे हो ना, इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम दिया गया है। दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट्स जिनके नाम थे निकलसन एंड सिंगर। तो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कहता है कि जी लिपिड की बाइलेयर है। बेटा आप ये जो डायग्राम में ये पर्पल कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, हेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसके नीचे टू टेल लाइक स्ट्रक्चर्स। इफ आई ड्रॉ इट अगेन, वन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड देन टू वेवी टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बेटा एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल डायग्राम में आप देख पा रहे हो ऐसे अरेंज हो रहे हैं। तो एक तो ये लेयर है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और एक लेयर है जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो दो लेयर्स है ना, और दोनों लिपिड की बनी है, हेंस लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये स्पेशल फैट मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। इनका जो हेड पोर्शन है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इसका टेल पोर्शन है वो वाटर को रिपेल करता है। राइट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है। दो लेयर्स हैं, ये देखो लिपिड बाई लेयर यहाँ पे मार्क किया गया है। दो लेयर हैं, दोनों लिपिड्स की बनी है। इसके बीच में आपको मल्टीपल जगह पर, ये देखो ये स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, यहाँ प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रोटीन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सब के सब प्रोटीन्स किसी न किसी आउटर या इनर लेयर पर प्रेजेंट है। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये ना फ्लूइड टाइप से है। जैसे हनी होता है, हनी पानी की तरह लेस विस्कस नहीं होता लेकिन सॉलिड भी नहीं है, हनी की अच्छी खासी डेंसिटी होती है बेटा। मेम्ब्रेन भी फ्लूइड है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कहीं कहीं प्रेजेंट है बेटा, फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। ये प्रोटीन्स एज गेट कीपर्स काम करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं मेम्ब्रेन में से कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा कौन सा जाएगा। और ये प्रोटीन्स किसी फिक्स्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट ना होकर के रैंडम मैनर में प्रेजेंट हैं। इनकी अपीयरेंस जो होती है वो पैची अपीयरेंस होती है, कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है, कहीं पर थोड़े से कम हैं, कहीं फिर और ज़्यादा प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है डेंसिटी फिर कहीं बढ़ गई। तो अगर आप मेम्ब्रेन को इस तरीके से देखोगे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, हेंस द मोज़ैक मॉडल। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं बेटा वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, अपने पड़ोसी सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। जो प्लांट्स की सेल होती हैं, फंगस की सेल है और बैक्टीरिया की सेल है, उनमें सेल मेम्ब्रेन, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर जो जनरली रिजिड होती है, जो जनरली ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाती है, इस तरीके से एक लेयर जिसको हम सेल वॉल कहते हैं प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। मैं इसे फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ, इट इज़ समवट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी आपको गिवन है, एक्टिविटी नंबर 2.3।
यहाँ पर ये भी अच्छा, ये जो आपको लिखा गया है ना, प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ थिन पील ऑफ एन अनियन, और इसमें भी ये नहीं बताया गया है कि कैसे बनाना है, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हुआ है, 8th ग्रेड का भी कोर्स चेंज हुआ है, और 8th ग्रेड की बुक में बहुत बढ़िया तरीके से स्लाइड प्रिपरेशन का प्रोटोकॉल दिया गया है। आप क्यूरियोसिटी जो बुक है ग्रेड 8 की, आई थिंक यू शुड रेफर टू दैट बुक एज वेल। आपको अनियन पील, अनियन को जब हम छीलते हैं उसके अंदर से एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का पील निकलता है बेटा, ठीक है। या एक और पौधा होता है जिसको रियो या फिर क्रेडल लिली बोलते हैं। हम उसकी पील लेकर के उसको, सैफरनिन एक स्टेन होती है, एक कलर होता है लिक्विड बेटा, हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, इससे कलर करके ताकि विजिबिलिटी अच्छी आए, हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो हमको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ऐसे ही आप एनिमल सेल की भी स्लाइड बना सकते हो। एनिमल सेल के लिए आपको सैंपल कहाँ से मिलेगा? आपको एक कॉटन का स्वाब या एक ईयरबड लेना है, कॉटन बड जो हम यूज़ करते हैं अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए, उससे हमें अपने इनर चीक को हल्का सा स्क्रैप करना है, और उस पे हमको बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी। हम टूथपिक से भी अपने सेल्स को, सैंपल को रिसीव कर सकते हैं। तो चीक सेल को जब हम ग्लास क्लीन स्लाइड पे रखते हैं, उसको यूज़ करते, उसको स्टेन करने के लिए बेटा, प्लांट्स में तो सेफ्रेनिन यूज़ किया था ना, तो यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये कुछ हमको वैसा, ऐसा जो डायग्राम में दिया गया ना 2.8b, ऐसी हमको ये दिखाई देती हैं। दोनों स्लाइड्स को आप ध्यान से माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें। अनियन पील या रियो की जो सेल्स होती हैं वो बॉक्स शेप की होती है और बड़ा रेगुलर सा उनका अरेंजमेंट है। चीक सेल्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, ठीक है। इसके लिए पहली ऑब्जर्वेशन में ही आप कारण दे सकते हो, बिकॉज द प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स प्रेजेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस क्या है, दो स्लाइड्स ली हैं, रियो लीफ पील की और ह्यूमन चीक सेल की, और उसको 20% शुगर सोल्यूशन उसके ऊपर डाल दिया है। अब माइक्रोस्कोप में अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे आधे घंटे के बाद, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, क्या देखोगे आप ये देखोगे कि जो प्लांट सेल की बाउंड्री है ना, वो तो बची है सेम, लेकिन उसका इनर कंटेंट जो है वो श्रिंक हो गया है, और दोनों बाउंड्रीज के बीच में आपको गैप दिखाई देने लगा है, और चीक सेल जो है उनका साइज छोटा हो गया है। कैसे कह रहा है ये? अगर आपके पास एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, मान लो ये आपकी रियो की सेल्स हैं, मान लो ये आपकी रियो की सेल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है बेटा, और ये आपकी सेल वॉल है। इसे अगर आप ऐसे सोल्यूशन में डालोगे ना, जिस सोल्यूशन में सॉल्ट या शुगर है, तो जो वॉल है वो तो रहेगी एज सच बेटा, क्योंकि रिजिड है ना, लेकिन जो अंदर की सेल है ना वो ऐसे श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, तो एनिमल सेल के साइज में कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाएगा, राइट। सो दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इस मॉडल का नाम है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, आपको आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक के बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन देना आपको आना चाहिए। After this, let us move on to our next topic, that is the cell wall, outer covering of the cells. In general, प्लांट सेल्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते मूव करके, तो इसलिए उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि एनवायरमेंटल स्ट्रेस से खुद को बचा सके। इसीलिए प्लांट सेल्स को एक एक्स्ट्रा लेयर दी गई है जिसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल लीव्स और फ्लावर्स को फर्म रखने, उनकी शेप नहीं बिगड़े बेटा, उसमें हेल्प करती हैं, और सेल वॉल परमिएबल है। इसका मतलब ये है बिल्कुल आइसोलेट नहीं करती बेटा सेल को, इसमें से वाटर और कुछ मटेरियल्स के, मिनरल्स के एक्सचेंज का स्कोप है। सेलेक्टिवली परमिएबल जो हमारी मेम्ब्रेन है, उसके अलावा
प्लांट सेल की जो वॉल होती है वो भी परमिएबल है। इसी कारण से जो रूट्स हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाती हैं। जब हम एक रियो लीफ या एक अनियन पील को कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल ऑस्मोसिस से बहुत सारा वाटर लूज कर देता है, हम एक्सोस्मोसिस इसको कहते हैं। लेकिन जो सेल है वो उसका ओवरऑल साइज डिक्रीज नहीं होता, वॉल अपनी जगह नहीं छोड़ती। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर जो डायग्राम बनाया था इसमें हमने देखा कि जो वॉल की आउटर बाउंड्री है, ये देखो ये दोनों जगह पे सेम है, केवल इन अंदर की तरफ जो साइटोसॉल है उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, अंदर मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गई है, लेकिन जो बाहर का स्ट्रक्चर है सेल वॉल वो सेम है। ठीक है, सेल श्रिंक नहीं होती क्योंकि सेल वॉल उसका शेप मेंटेन करके रखती है। सेल के अंदर का कंटेंट श्रिंक हो जाता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाती है श्रिंक होके। इससे पता चलता है कि जो सेल वॉल है वो अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करके रखती है। एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है, इसीलिए उसको अगर ऐसे किसी सोल्यूशन में डालोगे तो उसका साइज श्रिंक होना ही होना है बेटा। बिना एक रिजिड सेल वॉल के एनिमल्स चेंज देयर शेप वेरी इजीली। एनिमल्स चेंज द शेप ऑफ द सेल्स वेरी इजीली। ये सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी ओवरऑल मूवमेंट और फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू में हेल्प करती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, सपोर्ट करती है ओवरऑल फंक्शनिंग को। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है बेटा वो ग्लूकोज सेल्यूलोज से बनी है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से लिंक बना करके जुड़ करके सेल्यूलोज को फॉर्म कर रही हैं। ये हमारी डाइट्स में अगर जब होता है सेल्यूलोज, मतलब जब हम सैलड खाते हैं, सैलड खाया पकाया नहीं है बेटा उसको, सेल्यूलोज हमारा सेल वॉल्स में प्रेजेंट है। ये एज रफिश हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस है, बैक्टीरिया, इनमें भी सेल वॉल होती है और वो भी इनको स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। राइट, सो हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यहाँ ख़त्म होता है। सेल इंटीरियर हमारा कल के दिन शुरू हो जाएगा। सेल इंटीरियर में हम पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, एंड लेटर ऑन हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. After that, we'll move on to the organelles. But for now, I would suggest you go through your book. If you don't have your the paperback version अभी, तो फिर आप इसका एक NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी यू टुमारो फॉर आवर नेक्स्ट क्लास।